ये साल होता है 2049 का, जहां आर्कटिक सर्कल की एक ऑब्जर्वेटरी में एक साइंटिस्ट ऑगस्टिन्स लॉफ्ट हाउस में अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है। इसके बाद हमें 3 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब फैसिलिटी को एक इमरजेंसी के कारण एविएक्यूएट करना पड़ गया था, एक ऐसी ग्लोबल डिजास्टर की वजह से जो लगभग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर चुका है। जमीन का सरफेस अब आयनाइज्ड रेडिएशन से भर गया है, जो धीरे धीरे पूरे ग्लोबल में फैल रहा है। ऑगस्टिन अथॉरिटी के साथ जाने से इनकार कर देते क्योंकि वो एक टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहे हैं और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अथॉरिटीज उसे याद दिलाते कि अगर उसने रेगुलर ट्रांसफ्यूजन नहीं लिया तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। एक औरत चीख रही होती है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है, पर उसकी दोस्त कहती है कि उसकी बेटी पहली एक हेलीकॉप्टर से जा चुकी है। सब लोग चले जाते हैं और ऑगस्टिन अपने आखिरी दिन अकेलापन में फैसिलिटी में बैठा होता है। वो रेडिएशन को धीरे धीरे फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हुए देखता है। ऑगस्टिन अपना वक्त ट्रांसफ्यूजन के लिए मेडिसिन खाने, सोने और रात को आसमान ताकते हुए बिताता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जवान ऑगस्टिन अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जुपिटर के एक नए मून K23 के बारे में, जो कि उसने डिस्कवर किया है। ऑगस्टिन बताते हैं कि मून की विशेषताएं लाइफ सपोर्ट करने के लिए परफेक्ट हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन के बाद एक खूबसूरत लड़की जियान के पास आती है और दोनों एक फ्लर्टेटियस रिलेशनशिप शुरू करते हैं। दूसरे डेट पर जियान ऑगस्टिन से पूछती है कि K23 के बारे में उसकी रिसर्च कितनी रियल है और प्रैक्टिकल है और कितनी बस बनाई हुई कहानी है। ये सुनकर ऑगस्टिन थोड़ा चौंक जाता है। वापस प्रेजेंट में ऑगस्टिन चेक करता है कि कौन से स्पेस मिशन अभी भी एक्टिव है। उसे पता चलता है कि सब इनएक्टिव है, सिर्फ एक मिशन ईथर चल रहा है जो K23 को एक्सप्लोर करके जमीन पर वापस आ रहा है। ऑगस्टिन इस मिशन से कम्युनिकेट करना चाहता है, पर ये मिशन 11 घंटे के बाद ही रेंज में आ पाएगा। सिर्फ ईथर पर एक क्रू मेंबर सुली उठकर अपने क्रू मेंबर एडी, मिथकल और सिंजाक को विश करती है। ईथर 3 हफ्ते से जमीन के साथ कम्युनिकेशन करने में फेल हो रहा है। क्रू ने हर पॉसिबल रिसीवर और टर्बो स्वीटिंग करके देख लिया, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो जमीन से कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सुली ये भी पॉइंट आउट करती है कि एक कॉलोनी शिप जो कि K23 के लिए अर्थ से 1 हफ्ते पहले लीव करनी थी, उससे भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। जमीन पर ऑगस्टिन अपने लिए डिनर बॉल बना रहा है और जब वो देखते हैं कि एक आधा खाया हुआ बॉल ऑलरेडी टेबल पर रखा हुआ है, 1 मिनट के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसने ही पहले बनाया होगा और भूल गया होगा। इसके बाद ऑगस्टिन अपने काम में बिजी होता है और तभी फायर अलार्म बजता है। वो किचन में जाकर देखते है कि वहाँ पर आग लगी हुई है और उसे बुझा देता है। थककर वो फ्लोर पर बैठ जाता है और वो देखते है कि एक छोटी सी लड़की वहाँ पर छुपी हुई है और वो देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। जल्दी से वो रेडियो पर अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो लड़की को रेस्क्यू कर सके, पर वो किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। वो लड़की से कहता है कि कोई और आएगा और वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वो गलत इंसान है। लड़की को डराने के लिए गिल्ट फील करते हुए ऑगस्टिन उसके लिए डिनर बनाता है और उससे उसके और उसके फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछने लगता है, पर लड़की कुछ भी आंसर नहीं करती और वो अशम करता है कि लड़की बोल नहीं सकती। लड़की एक आयरिश ड्रॉ करके बताती कि उसका नाम आयरिस है। अगले सीन में ईथर कॉन्टेक्ट में आता है और ऑगस्टिन उससे कम्युनिकेट करने के लिए भागता है, लेकिन वो फिर भी कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाता और वो आयरिस को बताता है कि K23 ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट होम होने वाला था, पर डिजास्टर की वजह से कोलोनाइजिंग मिशन टाइम पर नहीं निकल पाया। अब उसे ईथर क्रू को वार्न करना होगा कि जमीन पर क्या हुआ है, इससे पहले कि वो उस डाइंग प्लेनेट पर लैंड करे। रात को आयरिस ऑगस्टिन के रूम में आकर सोने की जिद करती है, चाहे ऑगस्टिन मना ही क्यों न करता हो। अगले दिन ऑगस्टिन एंटीना पर काम करता है और डिस्कवर करता है कि एंटीना ईथर तक सिग्नल भेजने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिनर के वक्त आयरिस फूड के साथ गेम खेलती है और ऑगस्टिन भी उसका साथ देता है। द ईथर पर क्रू के कैप्टन एडायर अपना रिकॉर्ड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि उन्हें कोई भी रीजन नहीं मिल रहा है कि अर्थ के सारे कम्युनिकेशन स्टेशंस डाउन क्यों हैं। उन्होंने असेम किया है कि प्रॉब्लम उनकी साइड पर और इस फिगर को आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑगस्टिन उन्हें कंफर्म करता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और K23 एक हैबिटेबल प्लेनेट है। जमीन पर ऑगस्टिन अपना रेगुलर ट्रांसफ्यूजन कर रहा होता है और तभी आयरिस रूम में आती है। वो उनके पास लेटी है और ऑगस्टिन उसे नॉर्थ स्टार दिखाता है और उसके बारे में बताता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यंग ऑगस्टिन अपने काम में बिजी है और जिन उससे मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि उसने कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया और ऑगस्टिन बिना पीछे देखे सिर्फ काम करते हुए रहने का रीजन देता है। जिन बहुत ही हर्ट होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखाती और वो कहती है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है और सिर्फ एक फॉल्स अलार्म था। ऑगस्टिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है और ना ही पीछे मुड़कर देखता है। जिन रोती हुई कहती कि वो समझती कि ऑगस्टिन एक एक्सप्लोरर बनना चाहता है जो नए वर्ल्ड्स डिस्कवर करे और ह्यूमैनिटी को एक नई होप दे, लेकिन इस सब के बीच उसकी अपनी लाइफ उसके हाथों से निकल रही है। प्रेजेंट में ऑगस्टिन को पता चलता है कि आयोनॉजिक रेडिएशन ऑब्जर्वेटरी तक उसकी सोची हुई स्पीड से भी ज्यादा फास्ट पहुंच रहा है। वो डिस्कवर करता है कि इसके नॉर्थ में एक और फैसिलिटी जो कि वेदर स्टेशन है और उसके पास एक पावरफुल एंटीना है जो कि ईथर तक सिग्नल भेज सकता है। ये जर्नी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यही एक ऑप्शन है जिससे वो ईथर को कांटेक्ट कर सके और आयरिस को रेस्क्यू करने का चांस मिले। वो अपना ट्रांसफ्यूजन मशीन और भी चीजें पैक करता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनता है और आयरिस को भी प्रोटेक्ट करता है और वो दोनों उस जर्नी पर निकल जाते हैं। द ईथर पर क्रू मेंबर माया एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मेमोरी एक्सपीरियंस कर रही होती है। इसके बाद जब संचेज आता है और क्यूरियोसिटी के साथ उसे
देखता है। माया अपने दोस्तों के बारे में बताती जो उस मेमोरी का पार्ट है। मिचेल एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है और अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। शोली और एड कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और जब शिप में अलार्म बजता है पता चलता है कि नेविगेशन में प्रॉब्लम है और शिप अपने कोर्स से भटक चुकी है। क्रू एक नया कोर्स अर्थ की तरफ प्लान करता है, लेकिन ये कोर्स ऐसे एरिया से गुजरता है जहाँ पर अब तक मैप्ड हुए ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कि उस पार्ट ऑफ स्पेस में क्या हुआ है और ये उनके लिए एक बड़ा रिस्क बन जाता है। एड सजेस्ट करता है कि अर्थ की वजह से कम्युनिकेशन होने की वजह से उनके पास ये डेंजरस कोर्स लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जमीन पर ऑगस्टीन और आरिस एक क्रैश्ड प्लेन के पास पहुंचते हैं। ऑगस्टीन प्लेन्स के रिमाइंड के अंदर जाता है और वो देखते हैं कि एक सर्वाइवल वहाँ पर अभी भी जिंदा है। वो आदमी ऑगस्टीन से उसकी हेल्प करने की भीख मांगता है, लेकिन ऑगस्टीन समझ जाता है कि इस वक्त उसका दर्द खत्म करना ही उसकी हेल्प करना होगा। बड़ी मजबूरी और गिल्ट के साथ ऑगस्टीन उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद ऑगस्टीन आइरिस के साथ अपनी जर्नी पर कंटिन्यू करता है और ट्रांसफ्यूजन के लिए एक कैंप सेट करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑगस्टीन एक दिन जिन से मिलता है जिसके पास एक छोटी बेटी है। ऑगस्टीन पूछते है क्या उसने अपनी बेटी को बताया कि ऑगस्टीन उसका फादर है। जिन उससे कहती कि अगर वो छोटी लड़की को अपने बारे में बताना चाहता है तो वो खुद आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है और ऑगस्टीन कुछ भी नहीं कहता और जिन चली जाती है। द ईथर में पता चलता है कि शोली एक बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट है और एड उसका फादर है। दोनों एक बहुत ही खुश रिलेशनशिप में और जमीन पर ऑगस्टीन और आइरिस एक स्टॉर्म के बीच में गुजर रहे होते हैं। तभी आइरिस दूर कुछ छाया की तरफ इशारा करती है। जब उस जगह पर पहुंचते तो वहाँ पर कैंप्स होते हैं। ऑगस्टीन डिसाइड करता है कि वो रात वहाँ पर बिताएंगे। रात में ऑगस्टीन आइरिस से कहते हैं कि काश वो अपने बारे में कुछ बता पाती। आइरिस एक औरत का फेस ड्रॉ करती है और ऑगस्टीन कहते हैं कि वो भी एक ऐसी औरत को जानता था जिसका फेस ऐसा ही था। वो औरत बहुत ही लाउड थी, आइरिस की तरह बिल्कुल भी चुप नहीं, और उसकी हंसी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अचानक आइरिस ऑगस्टीन से पूछती क्या वो उस औरत से प्यार करता था और ये एक सपना दिखाया जाता है। और जब ऑगस्टीन उठता है तब वो देखते हैं कि कैंप्स जिस आइस पर था वो पानी में डूब रहा है। वो जल्दी से आइरिस को बाहर लेकर जाता है, लेकिन अपना ट्रांसफ्यूजन मशीन लेने के लिए वापस आता है। वो मशीन तो निकाल लेता है, लेकिन आइस नीचे से बहुत ही फास्ट क्रैक कर रही होती है। जब वो स्नोमोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो आइस उसके नीचे से टूट जाती है और ऑगस्टीन स्नोमोबाइल के साथ पानी में गिर जाता है। पानी के नीचे ऑगस्टीन अपने ट्रांसफ्यूजन मशीन से इतना ज्यादा अलग हो जाता है कि वो गहरे पानी में डूब जाता है और उसके लिए उसको पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑगस्टीन मुश्किल से पानी के सरफेस पर लौटता है और एक चमत्कारिक तरीके से हाइपोथर्मिया से बच जाता है। लेकिन अब उसे ये समझ में आता है कि उसके पास अब बहुत ही कम दिन बचे। ऑगस्टीन और आइरिस अपनी जर्नी पैरों पर कंटिन्यू करते हैं और खुले आसमान और वाइल्ड लाइफ का सामना करते हैं। एक स्टॉर्म के बीच वो दोनों वोल्व्स के घेरे में आ जाते हैं और ऑगस्टीन अपनी गन चलाकर उन्हें भगा देता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो आइरिस को खो देता है। वो जमीन पर कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं देख पाता जो कि उसे आइरिस तक ले जाए। स्टॉर्म ज्यादा इंटेंस हो जाता है और ऑगस्टीन पर गिर जाता है। जब स्टॉर्म क्लियर होता है तो आइरिस उसे ढूंढ लेती है। ऑगस्टीन उसे गले लगाता है अपने इमोशन को छुपाए बिना, और थोड़ा और आगे चलने के बाद वो लोग आखिर वेदर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वेदर स्टेशन का एंटीना यूज करके ऑगस्टीन ईथर के साथ कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश कर लेता है। सुली उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती है और ऑगस्टीन से पूछती कि अर्थ का कोई भी उससे क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, जिस पर ऑगस्टीन ग्लोबल तबाही के बारे में बताना शुरू करता है। लेकिन तभी अनमैप्ड टेरिटोरी में होने की वजह से ईथर एक एस्टेरॉयड फील्ड में एंटर कर जाता है। शिप के अंदर और कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। एस्टेरॉयड फील्ड के क्लियर होने के बाद मिचेल एक्सेस करता है कि सिस्टम को रिपेयर करने के लिए उन्हें स्पेस वॉक करना होगा। केयरफुल प्लानिंग के बाद सुली और माया डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रिपेयर्स करेंगे, लेकिन क्योंकि माया के पास स्पेस वॉक का एक्सपीरियंस नहीं है और सुली प्रेग्नेंट है, एड उनके साथ सर्विजन के लिए जाता है। 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में निकलते हैं और रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। सेंचेज उनके लिए म्यूजिक प्ले करता है ताकि उनका मूड लाइट हो सके। रिपेयर्स कंप्लीट करने के बाद जब वो अंदर लौटते हैं तभी शिप के एक और एस्टेरॉयड फील्ड के पाथ में आ जाता है। बहुत कम मोशन के बाद उस शिप को होल्ड करने में सफल हो जाते हैं और सर्वाइव करते हैं, लेकिन जैसे ही उस शिप के अंदर जाने लगते हैं माया नोटिस करती है कि उसके सूट के अंदर ब्लड के ड्रॉप्स फ्लोट हो रहे हैं। एड देखते हैं कि उसके सूट में पेनिट्रेटिव वुंड है और वो ऑक्सीजन लूज कर रही है। एड उसे जल्दी से अंदर ले जाने की कोशिश करता है और सेंचेज मेडकिट लेकर एयरलॉक की तरफ रश करता है। जब एयरलॉक डिप्रेशराइज होने में ज्यादा टाइम लगता है और वो माया को हेलमेट निकालते हैं, तब ब्लड के बहुत ही सारे ड्रॉपलेट सूट से फ्लोट करते हैं। ये रिवील होता है कि माया ने ऑलरेडी बहुत ही ब्लड लूज कर दिया है। सेंचेज उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और माया की डेथ हो जाती है। अगले सीन में शिप को एक नया मैसेज मिलता है जो कि 10 दिन पहले अर्थ से भेजा गया था। ये मिचेल की वाइफ का मैसेज होता है और वो बताते हैं कि उनके दोनों बेटे बीमार और सभी को एवेक्यूएशन के लिए बोला जा रहा है। वो बहुत ही परेशान दिख रही होती है और मिचेल अपनी वाइफ को ऐसे देखकर इमोशनल हो जाता है। उसके बाद मिचेल एड से बात करता है और कहता है कि सुली और एड को ये शिप लेकर K-23 वापस जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वो खुद एक लैंडिंग पोर्ट लेकर अर्थ जाएगा अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। अगले सीन में सेंचेज मिचेल से मिलता है और वो कहता है कि वो उसके साथ अर्थ जाएगा। वो माया की बॉडी को अर्थ लेकर जाना चाहता है ताकि वो उसे प्रियोबरी कर सके। सेंचेज ये भी रिवील करता है कि उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही छोटी उम्र में मर गई थी और अगर वो जिंदा होती तो उसकी एज माया जितनी होती। इसी वजह से वो हमेशा माया को अपनी बेटी के रूप में देखता है। और जब सेंचेज और मिचेल अर्थ की तरफ जाने लगते हैं तब सुली ऑगस्टीन से कॉन्टेक्ट करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, इंक्लूडिंग K-23 डिस्कवर करने के लिए। सुली बताते हैं कि वो ऑगस्टीन की वजह से साइंटिस्ट
साइंटिस्ट बनी और ऑगस्टीन ने सुली की मां जीन के साथ काम किया था और एक बार उसे एक मून वॉक गिफ्ट की थी। तब हमें पता चलता है कि सुली ऑगस्टीन की बेटी है। सुली उसे डॉक्टर लोफ्टहाउस कहती है, लेकिन ऑगस्टीन बोलता है कि वो उसे ऑगस्टीन बुलाया करे। सुली उसे बताती है कि उसका फर्स्ट नेम आयरिस है और ये सुनकर ऑगस्टीन रिप्लाई करता है कि वो जानता है, जो ये रिवील करता है कि उसके साथ जो छोटी लड़की थी वो सिर्फ उसकी एक हेलुसिनेशन थी, जो उसकी बेटी का छोटा वर्जन था। ऑगस्टीन ये पहले से जानता था। उसके बाद ऑगस्टीन आयरिस से पूछते है कि K-23 कैसा दिखता है। जब आयरिस उसे K-23 के बारे में बताती तब ऑगस्टीन अपनी इमेजिनेशन में उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वहाँ अपनी छोटी बेटी की वर्जन के साथ खड़ा होता है। फाइनली रेडियो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है और आयरिस और एड समझ जाते हैं कि अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। वो K-23 की तरफ अपनी लंबी जर्नी शुरू करते हैं, जहाँ उन्हें किसी भी तरह ह्यूमन रेस को दोबारा शुरू करना है। स्टोरी का एंड एडम और ईव के मॉडल पर प्रैक्टिकलिटीज को इग्नोर करते हुए होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।